ग्लोबल मार्केट्स पर ही एक राय और बग्गा साहब से लेना चाहता हूँ। बग्गा साहब, आजकल हम रोज डिस्कस कर रहे हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, क्योंकि एक और जहां पर है ना, रोज डाउ हमारे लाइफ हाई बनाए जा रहे हैं, पिछले 3 दिनों से तो बन ही रहे हैं। दूसरी तरफ नेस्डेक वो गिर गिर के 10-11% करेक्शन जोन में आ गया। तो ये क्या कुछ ऐसा बदलाव हो रहा है अमेरिका में लोगों के इन्वेस्ट करने के तरीकों में या कंपनियों में, और क्या फिर हमारे यहाँ भी इसी तरह से कुछ सेक्टर्स में बदलाव होगा कि पुराने सेक्टर्स जो चल रहे थे वो आगे नहीं चलेंगे, या हमें उससे नजरअंदाज करना है? जरा इससे समझाइए। जी अनिल जी, 10 साल अगर आप देखें तो ग्रोथ और मोमेंटम ने आउट परफॉर्म किया। वैल्यू तो बिल्कुल खत्म हो गया अमेरिका में। अब ये 10 साल की साइकिल का अंत आ रहा है और अब चलेगा साइक्लिकल और वैल्यू, और इसमें चलते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप भी आउट परफॉर्म करते हैं। अब अगर आप देखें उनका जो रसल इंडेक्स है जो मिड कैप का है, उसने बहुत दमदार प्रदर्शन दिया है बनिस्पत S&P, जो कह सकते हैं उनका ब्रॉडर बड़ा इंडेक्स है S&P 500, 500 दिग्गज कंपनियां, क्योंकि उसमें आईटी बहुत एक अहम भूमिका निभाता है। सारे आईटी स्टॉक्स मिलके लगभग 40% उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो साइक्लिकल की तरफ जाएगा रुझान। इकोनॉमिक रिकवरी के थीम्स और इन्फ्लेशन लौटने के थीम्स, ये सब अब बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी शायद एक पीछे लेगा एक रोल, बट ये हमें जरूर सोचना है कि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियां ये कंज्यूमर कंपनी भी है, और ये नहीं है कि सिर्फ ये आईटी है। तो ये चलते रहेंगे, इनके अपने ड्राइवर्स हैं, बट ब्रॉडर आईटी जो बहुत ओवर वैल्यू हो गया था वो सब निकलना पड़ेगा। एक साल में नहीं निकलेगा, मुझे लगता है 2-3 साल लगेंगे इस मार्केट से भाप निकलने में, जो ओवर वैल्यूएशन टेक्नोलॉजी में हुई है। अभी रे डैलियो ने एक बबल्स पे बहुत अच्छा एक स्टडी निकाला था अनिल जी, जो उन्होंने दिखाया था कि 1929 में, 1929 में और 2000 में कहां पे मार्केट थे। तो अगर मार्केट उस टाइम पे 100 पे था, अभी वो मार्केट 77 पे ही है। बट कुछ टेक्नोलॉजी क्षेत्र ऐसे हैं, और स्पेशली इन्होंने क्या किया हुआ है, ब्लैंक चेक कंपनी बनाई हुई है। तो पहले कंपनी बन जाती है, पैसे उठा लेते हैं, और फिर वो बोलते हैं हम जाके इन्वेस्ट करेंगे, किसी को हेल्प करेंगे पब्लिक होने में, मर्ज करके। उसको कहते हैं SPAC, स्पैक कंपनियां। वो अनिल जी लगभग उन्होंने $150 बिलियन इसी साल में उठाया, 2021 के 2 महीने में। पूरे पिछले साल में 160 बिलियन। तो उस तरह का फ्रॉथ है मार्केट में, बट बाकी मार्केट अभी इकोनॉमिक रिकवरी पे आ रहा है। तो एक ये यंग बुल है, ऐसा नहीं है कि ये बूढ़ा बुल है कि बहुत ओवर वैल्यू हो गया, खत्म होने वाला है। मुझे लगता है 1-2 साल ये मार्केट और हमें अच्छा प्रदर्शन कर देगा। भारतीय मार्केट उससे भी यंग है, क्योंकि बहुत हमने अंडर परफॉर्मेंस किया पिछले 10 साल। तो हमारा कैचअप एक आ रहा है, भारत का टाइम आ रहा है। और अगर ये पॉलिसीज ठीक रहें तो फ्लोज तो है, फंडामेंटल्स भी है। गड़बड़ आ सकती है, अगर तेल बहुत तेजी से बढ़ता है तो सरकार के हाथ बनते हैं। वहां मेरा जो विश्लेषण मैंने आपको दिया, 70 से आगे बढ़ना, टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरफ से बहुत सप्लाई और आ जाएगी। और अगर ईरान आ जाता है तो ये 50 पे लौट के आ जाएगा, अगर ईरान विदेश में बढ़ जाता है। तो ओवरऑल अनिल जी साइक्लिकल स्टॉक ज्यादा चलेंगे, मेटल जैसे चल पड़े। रोटेशन है अनिल जी, टेक्नोलॉजी और फार्मा से रोटेशन ब्रॉडर इकोनॉमी में आएगी। अच्छा सर, जो आपने बताया कि वहां पे अमेरिका में जो मिड कैप वाला इंडेक्स है ना, रसल 500, वही है ना जी? तो मैं आपसे रसल 2000 सॉरी तो आपसे मैंने पहले पूछे बगैर ही मैं वो गुस्ताखी करूं, लिबर्टी ले तो मैं तो आपसे कुछ भी पूछ ही लेता हूं। तो ये बताइए सर, इसका नाम रसल नाम कहां से आ गया इसका? मतलब हमारे यहाँ तो सेंसेक्स 50 टाइप होते हैं, तो वहां रसल मतलब कोई आदमी का नाम लगता है? तो ये मुझे आता था बट अभी भूल गया हूँ। ये मैंने पढ़ा हुआ, ये अभी याद नहीं आ रहा। नहीं कोई बात नहीं सर, हमें भी ये लगा कभी तो हमने आपको पकड़ा नहीं तो आप तो कभी हमें पकड़ में आते नहीं। आज फाइनली पहली बार, वो भी ऐसा नहीं कि नहीं ध्यान में, लेकिन शायद रिकलेक्ट करने में बग्गा साहब थोड़ा समय लगाए। कोई बात नहीं सर, ये ट्रिक क्वेश्चन होता था अनिल जी, हमारे फाइनेंशियल क्विज में ये ट्रिक था। तो आदमी तो नहीं है,
अच्छा, आदमी नहीं है, कुछ ओके। आंसर है, मैं ओके। आपको बताऊंगा, फिर आप शो पे बाद में बता दीजिए। ये बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है। और एक बार मैं बग्गा साहब से इस पर राय लूं, जल्दी से शो खत्म करें उससे पहले। बग्गा साहब, ये आज जो कैबिनेट में एक डिस्कशन हो सकता है, फैसला हो सकता है कि जो कोयला उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं जो अपने बेसिकली कैप्टिव पावर यूज करती है, वो 50% कोयला बाहर भी बेच सकती है। क्या इसका असर आप देखते हैं सर? ये बहुत अहम बात है, क्योंकि हमारा नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कॉन्स्ट्रिक्टेड हो रहा था। कोयला का हम इंपोर्ट इतना करते हैं अनिल जी, बहुत महंगा कोयला लाते हैं, जबकि हमारे पास कोयला है बट उसको हम डेवलप नहीं कर पा रहे थे इतना। तो ये एक तो इन कंपनीज को बहुत सहूलियत हो जाएगी, ये बाहर बेच सकते हैं। और जो सारे कंज्यूमर्स हैं, इसके पावर प्लांट्स हैं या और जो कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए और सोर्सेस आ जाएंगे। तो भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि ये एफिशिएंटली इसको तेजी से फिर डेवलप करेंगे। जैसे आपने देखा था हिंदुस्तान जिंक जब प्राइवेटाइज हुआ, कहां से कहां वेदांता ने उसको पहुंचा दिया, फिर उसका प्रोडक्शन बोथ जिंक, लेड और सिल्वर का। तो उसी तरह से आप अगर प्राइवेट प्लेयर्स को ये सहूलियत देते हैं, नहीं तो वो अपने कंजम्पशन के लिए ही कर रहे थे उत्पादन, बाहर वो किसी को बेच नहीं पाते थे, तो वो सारा नेचुरल रिसोर्स भारत का वेस्ट में जा रहा था कि आप उसको डेवलप नहीं कर रहे। अब इनको एक प्रोत्साहन रहेगा कि इसको हम डेवलप करें और बाहर हमें मिलेगा, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो इससे आपका इफेक्ट्स भी बचता है और भारत का भारत में ही वैल्यू रहता है। जी, जरा टाटा स्टील को देखें क्या चल रहा है सर। पूरे मेटल पैक में अच्छी रिकवरी आ रही है। बिल्कुल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, दो काउंटर है जहां पे एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है। ये मैं पुल बैक रैली कहूंगा, जो पिछले 3 दिन से हम लगातार बिकवाली के दौर देख रहे थे, उसका एक पुल बैक रैली चल रहा है। मेरा मानना है कि अगर लॉन्ग पोजीशन से किसी के, तो 712 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। मेरा टारगेट 735 शुक्रवार तक देखने को मिल जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेटल स्पेस पर रखें नजर, और स्पेशली कुछ कंपनीज की बात सर अगर हम यहां पर करें, तो जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी और उस पर आज कैबिनेट पर चर्चा भी हो रही है, एमएमडीआर एक्ट में बदलाव हो सकता है और जिन कंपनीज की कैप्टिव कोल माइंस हैं वो अपना आधा कोल ओपन बाजार में भी बेच सकती हैं। टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, सभी को बिल्कुल सारी कंपनियां जो कोयले का इस्तेमाल करती है अपने स्टील प्रोडक्ट प्लांट्स में, चाहे अगर उनकी कैप्टिव माइंस है तो भी उनके लिए अच्छा है कि वो कोयला बाहर बेच पाएंगे आधा एक्स्ट्रा है तो, और अगर नहीं वो कोयला बाहर से खरीदते हैं तो भी पूरी संभावना है कि उनके लिए कोयला सस्ता मिलेगा। तो उसका असर दिख रहा है। बिल्कुल आप सही कहना कि इसी से आपको कोरिलेट करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो आप देखें तो ग्लोबली सब कुछ मेटल्स के लिए बहुत अच्छा है नहीं। तो ये एक अच्छी खबर है। जैन साहब से भी एक बार राय ली जाए। जैन साहब, जो खबर है कि आज कैबिनेट की बैठक में इस बात को मंजूरी मिल सकती है, एमएमडीआर एक्ट में संशोधन हो सकता है, और ये कि जो कोयला है कंपनियों के पास में वो अपने खुद के इस्तेमाल के अलावा 50% वो बाहर बेच सकते हैं। कैसे देखते हैं आप इस खबर को? दैट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। इनफैक्ट ये कुछ सालों से भी चल रहा था और कुछ दिन पहले जी बिजनेस पे ये एक्सक्लूसिव खबर भी थी और उस दिन शायद कोल इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़ा था। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर द मेटल प्लेयर्स। और देखिए, एक तरीके से उनको कैप्टिव कंजम्पशन के लिए दिए हुए माइंस से अगर एक्स्ट्रा वो रहता तो वो लोग बेच पाए। और कोल माइनिंग जनरली थोड़ी सी वो रहती है कि कोल इंडिया और इन्हीं के पास ही है। तो ओवरऑल आई फील कि हिंडाल्को जैसी प्लेयर्स या नाल्को या फिर इवन टाटा स्टील, इन सब पे ध्यान रखना चाहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील अगेन लुक्स अ गुड स्टील प्लेयर। तो ओवरऑल मेटल्स वैसे बहुत चले हुए हैं, बहुत वॉलेटाइल भी होते हैं, हाई बीटा स्टॉक्स भी है। तो जिनको इस न्यूज के ऊपर करना है काम, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़े डिक्लाइंस पे ही एंट्री लेने की कोशिश करें, क्योंकि काफी बड़ा रन अप ऑलरेडी आ चुका है।